नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। पीछे कुछ दिनों में बहुत सारे पॉलिटिकल छोटे-छोटे इंसिडेंसेस होते रहे हैं, बट कुछ कनेक्शन है उनके बीच में जो हम लोगों की समझ से ऊपर है। जैसे कि कोल पॉलिटिक्स, बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा देना, कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करना और बाकी जो खालिस्तान से है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर दिन रखेंगे जिससे एक उसको होलिस्टिक वे में कवर अप किया जा सके। सो एज यूजुअल इस इन गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और उनको कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने के लिए हमारे साथ हैं गौरव प्रधान सर। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्ते, आप सबको नमस्ते। जी। सर, स्टार्ट करेंगे कोल पॉलिटिक्स से कि आखिर कोल पॉलिटिक्स हो क्या रहा है और इसको चला कौन रहा है? देखिए मैम, पहले तो जो आपने न्यूज़ में सुना और जो लोगों ने शोर मचाना शुरू करा, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि दिक्कत ये है कि लोग रिसर्च नहीं करते, किसी सब्जेक्ट को जानते नहीं हैं, किसी का काम करने का तरीका उन्हें पता नहीं है। लेकिन वो है ना, एक आपके हाथ में सोशल मीडिया आ गया, आप जिसको जो बोलना चाहें बोल दीजिए। ज़िम्मेदारी का एहसास बड़े-बड़े लोगों को है नहीं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। कोल की जो भी राजनीति हुई है, उसको समझने के लिए कोल का बिज़नेस समझना पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोल का बिज़नेस नहीं समझेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा-सा विस्तार से कोल का बिज़नेस समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा उस एरिया में थोड़ा-सा काम रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा एग्ज़ैक्टली कोल में, लेकिन थोड़ा पार्ट कोल में मैंने बिताया है, कोल इंडस्ट्री में। पर बेसिकली माइनिंग वगैरह में ज़्यादा मैंने काम करा है कुछ हद तक, तो मैं ये आपको समझा सकता हूँ। जी। सर, कोर समझने से पहले आई जस्ट नोटिस्ड एक तो आपका बैकग्राउंड चेंज्ड है और ऐसा लग रहा है आप टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। सो यू आर नॉट इन होम दैट आई कैन मेक आउट। ऐसा लग रहा है आप पहाड़ी एरिया में हैं, कहीं बहुत ठंडी वाली एरिया में। सर, आप कहाँ पे हैं? नहीं, मैं टेंट में बैठा हुआ हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अपनी डेस्क पे नहीं हूँ और मैं कैंट एरिया में बैठा हुआ हूँ। इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से किसी को दिलचस्पी नहीं होगी और मेरा बताना उचित नहीं। जी। तो सर जी, आप कोल के बारे में कुछ समझा रहे थे सर। मैम देखो क्या होता है, भारत में पावर जनरेशन जो है, पावर का उत्पादन जो है, बिजली का उत्पादन जो है, वो 4-5 माध्यम से होता है। जैसे कोल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, गैस फायर्ड हो गया और कुछ छोटे, बहुत छोटे लघु यूनिट्स हैं, जहाँ पर कभी-कभी डीज़ल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब तक कोल की हम बात करते हैं, जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, तो जो पूरा पावर का सप्लाई चेन है, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज़म्पशन, ये अलग-अलग एजेंसियाँ देखती हैं। पावर जनरेशन एक हिस्सा है, ट्रांसमिशन एक हिस्सा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक हिस्सा है, कंज़म्पशन वो रिटेल या होलसेल कंज़म्पशन अलग हो गया। होलसेल कंज़म्पशन का मतलब होता है जहाँ आप बल्क पावर इंडस्ट्री को दे रहे हो ग्रिड से डायरेक्टली, और रिटेल का मतलब हुआ जहाँ आपका लोकल बॉडी जो लोकल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो पावर खरीदती है और रिटेल कस्टमर को बेचती है। होता क्या है कि कोल एक ऐसा माध्यम है पावर जनरेशन का, कोल और न्यूक्लियर, जो सडनली शटडाउन नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग डैम देखने गए होंगे कई बार। तो डैम के क्या होते हैं, कई बार आपने देखा होगा एक शटर खुला हुआ है, पानी एक जगह से निकल रहा है, कई बार आपने देखा होगा 2 या 3 शटर खुले हैं। ये शटर जो खुलते हैं, ये टरबाइन्स होते हैं, इनके पीछे टरबाइन होते हैं। हर शटर पे लगभग एक टरबाइन होता है। ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो मेरे को टेक्निकली चैलेंज मत करना।
क्योंकि टेक्निकल बात करनी हो तो हम किसी और फोरम पे बात कर लेंगे। मैं बहुत लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ ताकि आम इंसान को समझ में आ जाए। तो जो कोल फायर होता है, कोल फायर को करने के लिए या आपका न्यूक्लियर फायर करने के लिए एक प्रोसेस होता है शुरू करने का, रन करने का और स्टेडी रखने का। आप जब मन आए बंद नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये चैलेंजेस आते हैं। दूसरा, कोई भी माध्यम आप पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें, सोलर को छोड़ के बाकी सब में मूविंग पार्ट होते हैं, यानी सब में टरबाइन होते हैं। सोलर एक ऐसा माध्यम है जिसमें टरबाइन नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का काम होता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट या मशीन नहीं होती। तो होता क्या है कि आपने पावर जनरेट करी, पावर जनरेट करने के बाद आप पावर पंप करते हो ग्रिड में। चाहे आप मान लीजिए कल को मैं एक पावर प्लांट लगा लूँ, मैं भी पावर ग्रिड में पंप करूँगा। मेरी पावर आपके घर तक डायरेक्टली नहीं पहुँचेगी, लेकिन मुझे ग्रिड में बेचनी होगी। और ग्रिड, नेशनल ग्रिड हमारा चलाती है, सेंट्रल एजेंसी जो है वो नेशनल ग्रिड चलाती है। नेशनल ग्रिड में हर तरह की पावर पंप होती है। वो पावर फिर स्टेट बोर्ड या बल्क यूज़र डाउनलोड करते हैं, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कंजम्पशन लेवल पे लाया जाता है 220 वोल्ट पे, और वो आपके घर में पहुंचती है। अब होता है क्या है कि कंजम्पशन, जैसे कंपनी है बल्क पावर ले रही है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 8 घंटे की हर शिफ्ट है, तो वहाँ पर पावर कंजम्पशन स्टेडी रहता है, एक फिक्स रहता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। लेकिन जब हम रिटेल कस्टमर की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो महानगर पालिकाएं हैं, उनकी बात करते हैं, तो पावर कंजम्पशन का टाइम होता है। जैसे रात को बिजली सड़कों पे जल गई तो कंजम्पशन बढ़ गई, लेकिन दिन में लाइट नहीं जल रही है, कंजम्पशन कम होती है। कई बार आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी दिन में भी बत्तियां जला देती है स्ट्रीट लाइट की, उसका एक कारण है। और रिटेल कस्टमर में भी यही होता है कि आप जो पावर आपके पास आ रही है, आपकी रात की कंजम्पशन ज़्यादा है, दिन की कंजम्पशन कम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दिन में ऑफिसेज में एसी वगैरह का है, रात में एसी कम हो गए, इस तरह से। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि पावर कंजम्पशन फ्लक्चुएट होती है। दिन में अक्सर ऐसा वक्त आता है, खास तौर से 2 बजे से 5 बजे के बीच में शाम को, जब नेशनल ग्रिड ये कहता है कि पावर ले लो, पैसे मत देना। मतलब वो पावर फ्री में देता है। मैं ये नहीं कह रहा रोज ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। इसी प्रकार जब हम पावर जनरेट करते हैं, तो जैसे आपने यहाँ देखा नॉन पीक पीरियड आया जब पावर फ्री में देनी पड़ी। वो क्यों फ्री में देनी पड़ी? क्योंकि जनरेशन रुक नहीं सकता, जनरेशन कंटिन्यूस होगा, वो नेशनल ग्रिड में अपलोड होगा और उसको डाउनलोड की जगह चाहिए, वरना ग्रिड क्रैश हो जाएगा। ग्रिड क्रैश मतलब देश में ब्लैकआउट। तो कई बार क्या होता है कि ये पावर स्टेशन पावर भी जो पैदा करते हैं वो कई बार फ्री में देते हैं, और डाउनलोड पे नेशनल ग्रिड रिटेल कस्टमर और होलसेल कस्टमर को तो नहीं, लेकिन रिटेल कस्टमर को, यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनको पावर अक्सर मुफ्त में देता है। कई बार ऐसा सीन आता है जब मुफ्त में देता है। तो जब पावर ज़्यादा आ जाती है ग्रिड में, लेकिन कंजम्पशन कम होने लगती है, एक क्रिटिकल पॉइंट से अगर कंजम्पशन ज़्यादा कम हो जाए तो स्ट्रीट लाइटें जला देते हैं कि पावर कंज्यूम होने दो, क्योंकि उसको स्टोर नहीं कर सकते, पावर स्टोर नहीं होती है। बैटरीज वगैरह में आप कितनी पावर भर लोगे? तो यहाँ पर भी यही है। अब एक दूसरा कंसेप्ट में मेरे ख्याल से लोग जानते होंगे, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि आज से 30 साल पहले भारत ने भारत ने नहीं, दुनिया ने एक कंसेप्ट अडॉप्ट करा था जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मारुति है, गाड़ी बनाती है, लेकिन मारुति सारे पार्ट, टायर, सीटें, स्टीयरिंग, ये सब अपने आप नहीं बनाती है, वो प्रिक्योर करती है। उसके जो एक्सिलरी यूनिट हैं वहाँ से, छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं, वहाँ से पार्ट आते हैं और वो फिर असेंबली लाइन में जाते हैं और वहाँ पर कार बनती है।
लेकिन क्या होता है कि हर कंपनी का एक स्टोरेज की सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ाएगी तो उसकी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जस्ट इन टाइम हर सप्लाई चेन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें कोल भी है। चाहे वो, जब कोल कोल की क्या सप्लाई चेन है, माइनिंग से निकला, फ्रेश हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लॉजिस्टिक आई, सेंट्रल होल्ड पे गया, सेंट्रल ने रिटेल डिस्ट्रीब्यूट करा, रिटेल ने पावर प्लांट्स को अपने पावर प्लांट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा। जस्ट इन टाइम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टाइमली पेमेंट, जिसमें ये होता है कि भाई आज अगर हमने अपने पार्ट्स डिलीवर करें कंपनी को, तो जो सॉरी, आवाज आ रही है गायत्री जी आपको? गायत्री जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आ गई आ गई। तो क्या जी। होता है, इसमें पेमेंट होता है। तो जो हमारी कोल की आज की राजनीति है, अब इसमें भी दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि चाइना में एक स्ट्राइक की वजह से कोल की प्रॉब्लम आई है। स्ट्राइक बाहर हुई है, लेकिन चाइना में कोल की प्रॉब्लम आई है, जिससे उनका प्रोडक्शन हिट हुआ है। चाइना को अगर किसी चीज में चोट पड़ती है, तो जो भारत में चाइना के लोग रहते हैं, जिसमें चाइना की एक एक्सटेंडेड परिवार भी है, भारत में दिल्ली में रहता है, और चाइना के एजेंट भी हैं जो भारत में रहते हैं, और इसके अलावा चाइना ने मीडिया खरीद ही रखा है, और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोगों को खरीद रखा है। तो भारत को डिफेम करने की कोशिश है। अब न्यूज़ क्या आई थी? न्यूज़ ये आई थी कि 4 दिन का कोल बचा है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो सप्लाई चेन है कोल की, उसमें स्टोरेज क्या है, स्टोरेज स्टोरेज क्वांटिटी या स्टोरेज डेज क्या है। भारत के ज़्यादातर, मेरे ख्याल से 57 कोल प्लांट्स हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टोरेज 4 दिन की रखती। तो ये जो लीला गैंग है हमारा, इन्होंने पूछा कितने दिन की स्टोरेज है, 4 दिन की स्टोरेज है। जो हमारे मीडिया के तथा कथित पत्रकार विद्वान हैं, यूट्यूब के विद्वान हैं, कि भाई 4 दिन का है। अरे भाई 4 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा, 4 दिन का कोयला बचा है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि पावर प्लांट 4 दिन का कोयला ही रखते हैं, और हर दिन वो जो इन्वेंट्री आपकी खर्च होती है, उसको रिफिल किया जाता है। तो यही सप्लाई चेन में बता रहा हूँ। और ये सारा कंबाइन होके सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल अपना कोल एलोकेशन करता है। सेंट्रल का जो होल्ड है, या जो कहते हैं उनके जो सप्लाई चेन में कोल है, वो 24 से 30 दिन का होता है। थोड़ी बहुत शॉर्टेज इधर उधर हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये 4 दिन को हुआ बनाया इसलिए क्योंकि ये बोला गया 4 दिन। आपने कमेंट, आपने ये नहीं देखा कि 4 दिन, सॉरी 1 मिनट गायत्री जी, शुगर फ्री। गायत्री जी 30 सेकंड दीजिए मेरे को, थोड़ा मेरा सहायक आया है। तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये 4 दिन का मतलब वो सप्लाई चेन वाला है। और यहाँ पर मीडिया ने, यूट्यूब ने, ट्विटर वालों ने, सबने उठा के शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पास 4 दिन का कोयला बचा है। ये हो गई
पहली चीज हो गई जो कोयले की प्रोसेस है। दूसरा मैंने आपको बता दिया 4 दिन का कंसेप्ट कहाँ है। अब आते हैं राजनीति को। अरविंद केजरीवाल नाम का एक व्यक्ति है भारत की राजनीति में जो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक अनार्किस्ट है। सबसे पहले इसने ऑक्सीजन का शोर मचाया, फिर इसने इंजेक्शनों का शोर मचाया, उससे पहले इसने बेड का शोर मचाया। सारे शोर मचाने के बाद अब इसने कोयले का शोर मचाया। जब ये शोर मचाता है उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो इसका सहायता करती है। अब यहां पर गेम क्या है? यहां पर गेम बड़ा सरल है। मैंने आपको पहले शुरुआत में समझाया, पावर जनरेट होती है, ग्रिड में जाती है, ग्रिड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, स्टेट बोर्ड को, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इत्यादि इत्यादि को, कॉर्पोरेट जो कस्टमर होते हैं उनको। जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 2500 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। हमारी पावर स्टेट बोर्ड से नहीं आती है, हमारी पावर ग्रिड से ली जाती है। वो हमें सस्ती पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो कंपनी है जो मैनेज करती है पूरे 400-500 एकड़ एरिया को, वो सबसे पैसे कलेक्ट करती है और ग्रिड को पेमेंट करती है। तो पेमेंट भी जस्ट इन टाइम में टाइमली होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला। तो अगर मेरे पास 4 दिन का कोयला है, रोज कोयला भर रहा है, तो मेरा एक पेमेंट प्रोसेस है जो मुझे पेमेंट केंद्र सरकार को करना है, या जो भी जिससे भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बोर्ड केंद्र सरकार से लेते हैं, तो केंद्र सरकार को पेमेंट करना है। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, इन्होंने दी बिजली फ्री। जब इन्होंने बिजली फ्री दी तो अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि बिजली फ्री तो जनरेट हो नहीं रही है, पैसे लग रहे हैं, कोल खर्च हो रहा है या कोई भी और माध्यम जो है वो खर्च हो रहा है। तो इन्होंने, अच्छा, अरविंद केजरीवाल के पास वो 4 दिन का कंसेप्ट वाला कोल है, मतलब हर रोज इन्वेंट्री उसकी टॉपअप की जाती है, तो पावर प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शोर मचाया कि मोदी सरकार की वजह से पावर कट होंगी, 4 दिन का कोयला बचा है। लोग पैनिक में आ गए। इधर अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, सर्दियां आ रही हैं, दिवाली आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड राइज पे है। जब डिमांड, अच्छा क्या होता है, जब आप जनरेट करते हो पावर और आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वो नेशनल ग्रिड को देते हो, या नेशनल ग्रिड जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देता है, तो ये रेट हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते। इसको हम बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। भाई ठीक है, पावर बढ़ गई, स्टेट को बोलो जीरो में ले ले तुम्हारा, मतलब अब हम तुमसे अगले 2 घंटे के लिए कोई पैसे नहीं लेंगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेनी है ले लो, फ्री में बहुत है। तो क्या होता है, अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, जब पीक बढ़ रही है और डेफिसिट अकाउंट का हो गया है, क्योंकि 300 यूनिट फ्री कर करके बिजली इसने, बोर्ड का तो बैंड बजा ही दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। अब उस पीरियड की अब जब बिजली काटेगा तो दोष किसको जाएगा? मोदी सरकार को जाएगा। लेकिन वो बिजली काट रहा है लोगों की, और जनरेशन स्टॉप हो नहीं रही, वो जनरेट पंप ग्रिड में कर रहा है, पंप कर रहा है, और वहां से ग्रिड से पैसे ले रहा है। यानी जो इसने फ्री में बिजली देने का डेफिसिट क्रिएट करा, उसको फिलअप वो एक्सपेंसिव बिजली एनर्जी एक्सचेंज में ग्रिड को देके पैसे बराबर कर। ये है राजनीति। और यहां पर लोग ये समझ रहे हैं मोदी सरकार कोयला नहीं ला रही है, कोयले में प्रॉब्लम आ रही है, बिजली गायब हो जाएगी। शोर किसके अगेंस्ट मचा? मोदी सरकार का। फायदा किसका हुआ? अरविंद के। मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को लोग बेवकूफ कहते हैं, राहुल गांधी को बेवकूफ कहते हैं। ये दोनों बेवकूफ नहीं है, ये बहुत बड़े डिस्ट्रक्टिव माइंड है। और ये बात लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है कि ये डिस्ट्रक्टिव माइंड है।
तो अरविंद केजरीवाल का जो शोर मचाना था कोल का, वो ये था। अब एक छोटी सी बात और बता दूं इसमें, राजस्थान का जो कोल का इशू आया था वो इसलिए आया था क्योंकि राजस्थान सरकार ने 1 साल से कोल के पैसे ही नहीं दिए। अब फिर वही प्रॉब्लम आती है, राजस्थान के जो तथाकथित विद्वान बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के, वो कोल पे तो बात करते हैं लेकिन वो राजस्थान का नहीं बताते कि राजस्थान सरकार ने 1 साल से कोल का पैसा ही नहीं दिया था। तो भैया अगर आप पैसे नहीं दोगे तो सप्लाई में तो असर पड़ेगा ना, और सप्लाई में असर पड़ेगा तो फिर आपके पावर जनरेशन तो बंद होगी। पावर जनरेशन बंद होगी, उसी उसी मार्जिन से आपको पावर कम मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा और ब्लैकआउट होगा। बड़ी सीधी सी बात। तो ये है पूरी कोल की राजनीति। लेकिन वो है, लोगों ने 4 दिन पकड़ा और 4 दिन पे शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि सच बात यह है कि 4 दिन का एक मैंडेटरी स्टॉक रखा जाता है और लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं रखा जाता, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोल कोई छोटी सी चीज थोड़ी ना है, आपने अपनी जेब में रख ली। आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, फील्ड चाहिए पूरी, जहां आप कोल्ड स्टोर करते हो। तो वो पॉसिबल नहीं है, खासतौर से दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है और लैंड लगभग नहीं है। जहां भी पावर प्लांट्स हैं वहां ज्यादा लैंड नहीं बची है। तो आपको इन्वेंट्री अपनी जस्ट इन टाइम ऑप्टिमम लेवल पे लेके चलनी है और रेगुलर रिफिलिंग उसकी जरूरी है। जी सर, तो इन शॉर्ट अगर बोलें कि मेजर रीजन ये है इन लोगों के चिल्लाने का, एक तो नंबर वन ये पैसे पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अगेन हाई मोदी, यू नो द नॉर्मल केजरीवाल सिनेरियो, कुछ भी हो गया मोदी, आई मीन ओवरली सिंप्लीफाई करके अगर कहा जाए तो। जी मैं वो बता रहा हूँ ना, केजरीवाल ने 2 गेम खेले। केजरीवाल ने एक गेम खेला चाइना के लिए, एक गेम खेला अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए, अपना जो अकाउंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेल के। और मोदी तो देखो क्या है कि मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो है ना, इनको मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि ये बेचारे तो दोनों पंचिंग बैग बन गए बॉक्सिंग रिंग में। बेचारे बोलते हैं नहीं, जिसको आता है, मतलब जिन राइट बुरा विंग मत से लेके मानिए लेफ्ट विंग से लेफ्ट राइट सेंटर, जिसको मन करता है सब मैडम, आप बोलते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं एक शब्द बोलूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ और किसी गलत भावना से नहीं बोल रहा हूँ, और वो ये है कि जिन लोगों से अपनी 60 किलो की बीबी और 26 किलो के बच्चे नहीं संभलते हैं ना, वो सुबह सुबह उठ के मोदी को ज्ञान पेलते हैं। कोई जी घटना होती नहीं है, 1 घंटे के अंदर उनका विश्लेषण आ जाता है। यहाँ मेरा जैसा बंदा, जिसको 2 साल बाद की चीज पता होती है, अगर उसके पास फैक्ट रात तक नहीं आते हैं, 2-2 दिन तक नहीं आते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को यूट्यूब चैनल चलाना है, कुछ को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मीडिया को टीआरपी चाहिए, भड़काओ लोगों को। अच्छा, लोगों की भी बुराई उनकी ही नहीं है, वो तो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भड़कना आता है। मेरा हमेशा से निवेदन रहा है, बात को समझो, उसके डेप्थ में जाओ और फिर समझो ना। मैंने आपको सोचना सिखाया है, आप सोचना तो सीखिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। जी तो कोल की राजनीति में जियोपॉलिटिक्स भी है, नेशनल पॉलिटिक्स भी है, अपनी स्किन बचाने की अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की कोशिश है। चाहे वो, अच्छा आप देखो, कोल की प्रॉब्लम का शोर कहाँ से आया? केरल से आया, राजस्थान से आया, दिल्ली से आया, भाजपा राज से आया। और नहीं अकाउंट डिफॉल्ट सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाजपा की सरकारें अकाउंट डिफॉल्ट नहीं करती हैं, भाजपा की सरकारें भी अकाउंट डिफॉल्ट करती हैं, लेकिन उनका भी एक प्रोसेस होता है और टाइम से पेमेंट कर देती हैं। अब आप टाइम से पेमेंट अगर नहीं करोगे तो सप्लायर अपना माल आपको थोड़ी ना भेजेगा। जी सर, नेक्स्ट जो पार्ट है इस सेशन का, वो बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। 15 मैम किलोमीटर से 50 किलोमीटर।
मेरे को इसमें कुछ नहीं लगता। देखो, लोग कहेंगे फिर मैं अपनी तारीफ करने लगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको 2017 दिसंबर में बताया था, अक्टूबर में बोला था, और मेरा ट्वीट है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने लिखा था कैप्टन साहब जो हैं पंजाब के लिए सबसे अच्छी बेस्ट बैट है। और उसका कारण केवल और केवल मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी था, लोकल पॉलिटिक्स नहीं था। जब कैप्टन साहब ने रिजाइन करा और लोगों ने शोर मचाया, एनएसएस से मिलने गए हैं, एचएमओ से मिलने गए हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये होगा वो होगा, वो केवल सिक्योरिटी के लिए मिलने गए थे। और उसी सिक्योरिटी का कारण है कि जो बीएसएफ का रेडियस है वो 15 से बढ़ा के 50 कर दिया। राजस्थान में ये 50 अभी नहीं हुआ है, राजस्थान में काफी पहले से। और तो जब 50 करा तो जिन राज्यों में 50 से ज्यादा है वो रिड्यूस करके 50 पे आ गए, और जिन राज्यों में 50 से कम है वो अपग्रेड होके 50 पे आ गए। अब यहाँ फायदा क्या है? फायदा ये है कि बीएसएफ बिना मैजिस्ट्रेट के, बिना सम्मन के, वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है अगर सस्पिशन है, इंट्रोगेशन हो सकता है, लेकिन वो भी आगे जाके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फॉलो करेगा और कोर्ट के हाथ में जाएगा, पनिशमेंट कोर्ट के हाथ में जाएगा। बीएसएफ हो, स्टेट पुलिस हो, पनिशमेंट नहीं दे सकती, ये उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। और लोगों ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उनको बीएसएफ का जो 139 आर्टिकल है उसको पढ़ने की जरूरत है, जो एक्ट है उनका, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कभी भी किया जा सकता है होम मिनिस्टर के द्वारा। फायदा और नुकसान इसका ये है, नुकसान तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। फायदा ये है कि जैसे मेरी जो चिंता थी पंजाब को लेके और वेस्ट बंगाल को लेके, अब आप अगर मैप में उठा के 50 किलोमीटर प्लॉट करें तो जितना सेंसिटिव एरिया पंजाब का है वो सारा कवर हो जाता है। और पंजाब की राजनीति जो आज चल रही है, चाहे वो लखीमपुर से हो, सिखों के बारे में हो, कोशिश ये की जा रही है कि सिख और हिंदू अलग अलग हो जाए, क्योंकि कांग्रेस बिना डिवाइड करे वापस पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती। इसलिए उसकी कोशिश है कि हिंदू को अलग करो, ताकि उनको अगर कैप्टन को वोट देना है या भाजपा को वोट देना है या किसी और को वोट देना है तो दें। सिख जो हैं वो कांग्रेस को वोट दें। और इसलिए प्रियंका गांधी गुरुद्वारे में मत्था टेक रही हैं। गनीम, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला है मैं सिख हूं, पर वो बोल सकती हैं मैं सिख हूं, मेरी चाची सिख थी तो मैं भी सिख हूं। मेरे चाचा के मामा के ताऊ के बेटे की रिलेशन में सिख है। हाँ, तो मतलब उनका तो ये है ना कि उनकी दादी मुस्लिम थी, उनके दादा मुस्लिम थे, उनके पिता उनकी माता ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, पिता कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, उनके पति क्रिश्चियन है, पूरा खानदान। ये बीच में हिंदू का कमल पता नहीं कहाँ से खिल गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। थैंक्स टू मोदी जी। वो ये कीचड़ में कमल खिला हुआ है, देखते हैं जी। तो बीएसएफ का जुरिडिक्शन बढ़ाना आसाम के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए बहुत क्रिटिकल है। और मेरे ख्याल से ये डिमांड बहुत पुरानी थी। एक सवाल लोग मेरे से पूछते हैं, कैप्टन साहब 4.5 साल सो रहे थे क्या? तो मेरा उनको बस एक बड़ा विनम्र निवेदन से एक सवाल करूंगा उनसे मैं, कि जब आप अपने घर से जाते हैं तो आप ताला मार के जाते हैं घर में? जब आप घर में रहते हैं तो क्या आप ताला मारते हैं? तो कैप्टन साहब जब तक घर में थे हमें ताला मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब कैप्टन साहब वहां पर नहीं है
हमें ताला मारने की ज़रूरत है। तो बीएसएफ पे अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, लेकिन इसमें कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, संवैधानिक है, प्रॉपरली डिसीजन लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, वेस्ट बंगाल के लिए और पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, जब भी ऐसी कोई बात हो ना, मैप लो और उसे प्लॉट करो। आप 50 किलोमीटर रेडियस प्लॉट करो, आप देखोगे जितना सेंसिटिव बेल्ट है, जहां पर ड्रोन आते हैं, जहां पर हथियार डंप किए जाते हैं, ड्रग्स डंप किए जाते हैं, वो सब अब बीएसएफ के अंडर आ गई। पहले 15 किलोमीटर थी, इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे जैसे वेस्ट बंगाल से, घुसपैठिए आए, 15 किलोमीटर पार कर लिया, स्टेट पुलिस ने सपोर्ट दे दिया, क्योंकि वो टीएमसी से सरकार है, स्टेट पुलिस वही काम करेगी जो टीएमसी सरकार बोलेगी, और आप भारत में घुस लिए। लेकिन 50 किलोमीटर पार करना आसान नहीं है। अब वो बीएसएफ उस 50 किलोमीटर को बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि कोई घुसा तो बीएसएफ का जवान उसके पीछे भागेगा। भैया ये फिल्म नहीं है, बहुत सीरियस बिजनेस होता है। यहाँ सर्किल बनाए जाते हैं, रेडियस बनाए जाते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30, 40, 50 पे, और उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स की धरपकड़ की जाती है, या जो सामान ड्रॉप करा जाता है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे वो एमुनेशंस हो, वो वहाँ पर क्योंकि अगर आप देखो कोई भी ड्रोन की फ्लाइंग रेंज जो इन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो लगभग 60, 70, 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होते, और 50 भी वो ड्रोन कैरी कर सकते हैं जो बहुत हाईली प्रोफेशनल्स हैं, जिनका सिग्नल एरिया बहुत तगड़ा है, मतलब मिलिट्री ग्रेड है, वो ड्रोन आ सकते हैं। पठानकोट में जैसे हुआ था, तो वो आप 15 किलोमीटर की रेंज, बॉर्डर वहाँ से 5 किलोमीटर है, आपने 15 किलोमीटर पे गिरा दिए। तो ये सारी चीज़ें काउंटर फ़ायदा होगा इनका, और इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसमें राजनीति ढूंढना मूर्खता है। मैं बस ये कह सकता हूँ अपने दिमाग से कि जो जो डिसीज़न लिया गया है वो देश हित के लिए है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति उत्तम डिसीज़न लिया गया है। शायद ये मैंने खुद मांगा था, मैंने एक बार लिखा भी था कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, कुछ 6 महीने या शायद साल भर पहले। तो मुझे खुशी है कि ये डिसीजन लिया गया। जी सर, सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ डिस्कशन का कि कश्मीर में दोबारा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। मैम, इसका यूपी इलेक्शन से कोई कनेक्शन है क्या? बिकॉज इट लुक्स लाइक नहीं, इसका यूपी इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी व्यक्ति ने लिखा था मुझे कि पुलवामा की तरह, तो ये पुलवामा की तरह भी नहीं है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि पुलवामा अटैक, जो चाइनीज परिवार भारत में रहता है, उसने दुबई में जाके पेमेंट करी थी उस अटैक को करवाने के लिए, और वो 2019 के चुनाव को लोगों का गुस्सा मोदी जी के प्रति जगाने के लिए वो काम किया गया था। लेकिन जिस तरह पुलवामा का बदला लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हिम्मत नहीं है अब किसी की ऐसा कोई काम करे। तो पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के 5-10 मिलियन डॉलर की डील में नुकसान उनका ज़्यादा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हम तो उखाड़ के फेंक देंगे। अब सवाल रहा कश्मीर के हिंदुओं का। मैडम, कश्मीर के हिंदू समझने के लिए ना, सबसे पहली काम जो हिंदू मुस्लिम भूल जाओ, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम भूल जाओ। अब आप देखो कश्मीर में क्या होता है हिस्टोरिकली। अक्टूबर और नवंबर ऐसे महीने होते हैं जब इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है और बर्फ़ में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, फिर वो फरवरी तक बंद रहती है। इसलिए
जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जिसको हमने भी मारा, और जो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे हमने 8-9 लोगों को मारा, और बाकी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां तक जो शिक्षकों को मारा गया, जिसमें एक महिला शिक्षक थी और एक पुरुष था, मैडम अभी इस बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मैं अपने दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहता। इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इंटेलिजेंस भी है मेरे पास, लेकिन मेरा मॉरल राइट अभी, मेरा मॉरल आई मीन अभी बताने का मन नहीं कर रहा। मैं आपको इतना बोलूंगा कि जो दिख रहा है वो सच नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये जो क्रिटिकल पहलू है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आप आ जाओ जिन लोगों ने मारा इन शिक्षकों को, और वो जो हॉकर था बिहार से, पासवान, वीरेंद्र पासवान। देखो क्या होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए आप जिस तरह से भारतीय फौज और बीएसएफ बॉर्डर पे है, इन्फिल्ट्रेशन लगभग 90% बंद हो गया, 90-95% बंद हो गया। जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, उनकी परेशानी ये है कि जो एफटी इंडिया में आते थे वो अब एफटी आ नहीं पा रहे, उनको एलटी चाहिए। जब ये अब एलटी है नहीं, क्योंकि भारतीय सेना ने चुन चुन के मारा है, तो नए रिक्रूट्स लिए जा रहे हैं जो फैसिनेटेड हैं वहां की आइडियोलॉजी से, और उनको बोला जा रहा है अपने आप को साबित करो। तो साबित करने के लिए आपको एक AK-47 दे दी गई, एक मैगजीन दे दी गई, आपको बता दिया हिंदू टारगेट कर लो। आप गए, हिंदुओं को मार के आ गए, आपने साबित कर दिया यू बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऐसे समझो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इन ऑर्गेनाइजेशन में घुसने का। दूसरी बात जो मैंने हमेशा एक चीज बोली है, कश्मीर और श्रीनगर दो अलग जगह हैं। अगर आप मुसलमानों की बात करो तो कश्मीर अलग है, श्रीनगर अलग है। लेकिन हमारी गलती ये होती है, हम एक ही पेंट ब्रश से पूरे भारत में सभी मुसलमानों को एक पेंट ब्रश से, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ रादर देन उछल कूद मचाने से। कश्मीर का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो श्रीनगर का है, श्रीनगर का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो अलीगढ़ का है, अलीगढ़ का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो सहारनपुर का है, सहारनपुर का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो केरल का है, और केरल का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो बंगाल का है। तो हमें सबको एक ब्रश से देखने की बजाय अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो शायद हमारे पास सल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब हम सबको एक ही ब्रश से देखते हैं, अब आप मान लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल कुछ करते हैं, आप यूपी में करते हैं, बिहार में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, कश्मीर में कर पाएंगे आप? अगर वहां की मेजॉरिटी ज्यादा है तो इसमें मोदी की गलती है क्या? या 28 करोड़ लोगों को उठा के समंदर में फेंक दिया जाए, या लाइन लगा के? मतलब कुछ लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं कि सुबह उठ के आपने बंदूक ली, तलवारबाजी काटना शुरू कर दिया। कौन सी ऐसी स्कीम मोदी ने लॉन्च करी जो मुसलमानों के लिए, स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए? तो कश्मीर समझने के लिए कश्मीर जाना जरूरी है, कश्मीर में घूमना जरूरी है।
लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम दिल्ली में बैठ के कश्मीर की बात करते हैं, जिनके पुरखे कभी कश्मीर नहीं गए। एक सज्जन हैं जो अपने आप को ऋषि कश्यप का वंशज बोलते हैं, पिछले 7 साल से देख रहा हूं, आज तक तो वो कश्मीर गए नहीं। जी सर, आई थिंक दैट इज देयर स्टाइल। आवर स्टाइल इज कि हम एटलीस्ट सही इंफॉर्मेशन लोगों तक देते रहें। देखो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए गायत्री जी, हम भड़काए ना, सही बात बताएं। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको सही बात बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दो, क्योंकि जो काम चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं मामूली इंसान हूं। सर, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो ये जो अचानक से जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो किलिंग स्टार्ट हुई है, बड़ी हुई किलिंग स्टार्ट हुई है, तो क्या इसको ये मानूं कि जो पुराने वाले थे उनकी सफाई लगभग हो चुकी है, और ये नए नए क्या चूजे बोलेंगे जो उभर के आ रहे हैं, दे वांट टू पोर्ट्रे दैट एंट्रेंस एग्जाम, जैसा आपने कहा कि ये एंट्रेंस एग्जाम पास करने की कोशिश में ये ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। सो शुड आई पुट इट लाइक दिस? या वो बात आपकी सही है, यही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन एक एक पहलू और समझिए। कश्मीर में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो भारत के साथ नहीं है, एक उससे बड़ी माइनॉरिटी है जो भारत के अलावा किसी को सहन नहीं कर सकती, यानी वो पूर्ण रूप से तन मन धन से भारत के साथ है। लेकिन जो सबसे बड़ी मेजोरिटी है, उसको ना भारत से कुछ लेना देना है, ना पाकिस्तान से, उसको अपना धंधा चलाना है। वो सेल्फिश माइनॉरिटी है। यहां मैं धर्म के हिसाब से माइनॉरिटी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज ऑफ पीपल के हिसाब से बोल रहा हूं। तो जो हमारी कोशिश है, अब यहाँ कोशिश, आपको 3 ऑप्शन है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो माइनॉरिटी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको विनिंग साइड की तरफ लेके आए। तो विनिंग साइड की तरफ, एक तरफ भारतीय फौज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट है वो लेके आना चाहती है, दूसरी तरफ जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है जो पाकिस्तान के साथ है वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो अगर किसी महानुभाव को ये लगता है कि कश्मीर से 370 हटाई 1-2 साल में हो जाएगा, 3 साल में 4 साल में सेटलमेंट हो जाएगा, सब वापस कश्मीर पहुंच जाएंगे, कश्मीर मेजॉरिटी हो जाएगा, आप लोग चंपक पढ़ना बंद कर दीजिए। कश्मीर का सल्यूशन कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। कश्मीर का सल्यूशन आपको 1 साल 2 साल में नहीं आएगा। बंदूक से सल्यूशन नहीं निकलेगा। बंदूक आपकी सिक्योरिटी के लिए है और रहेगी, फौजी हमारे हैं, रहेंगे, और कश्मीर हमारा है और रहेगा, लेकिन संयम की जरूरत है। गायत्री जी जी सर, ये जो हमने 3 टॉपिक्स किए, इस पे कुछ एक क्रॉस क्वेश्चन है, अगर आप कहें तो मैं ले लेती हूँ। हाँ, ले लो जी सर, पहला क्वेश्चन है कि यूपी के टाइम पे कोल स्कैम जो हुआ था, उसका आजकल के जो अभी जो ये करंट कोल प्रॉब्लम या कोल पॉलिटिक्स चल रही है, उससे कोई कनेक्शन है क्या? और हमारे कोल सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स आए हैं, तो उससे आगे चल के कुछ इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी? देखो, रिफॉर्म तो आए हैं, रिफॉर्म प्रोसेस होता है, रिफॉर्म ठीक है। आपकी प्रिक्योरमेंट कैसी होगी, आपकी सप्लाई चेन कैसी होगी। जैसे पहले जो ट्रेन चलती थी वो 25 वैगन की होती थी या शायद 50 वैगन की होती थी। अभी मैं पढ़ रहा था रेलवे मिनिस्ट्री में, उन्होंने ट्रेन शुरू करी हैं 2-3 कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो 175 वैगन की हैं। तो इसी को तो रिफॉर्म कहते हैं कि आप छोटी छोटी ट्रेनों से भेजने की बजाय इकट्ठा कोल जहां आपकी ज़रूरत है। तो बेसिकली रिफॉर्म का अर्थ क्या है? रिफॉर्म का अर्थ ये है कि जो जस्ट इन टाइम कंसेप्ट है उसको एज एफिशिएंट एज पॉसिबल आप इम्प्लीमेंट करें।
यानी जब आपको कोयले की ज़रूरत है तो कोयला पावर प्लांट में पहुंचेगा और उसके पीछे जो भी लॉजिस्टिक है वो काम करेगी। सर एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बीएसएफ एक्ट विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट एंड देन इट विल बी पास्ड, तो क्या उसमें चेंजेस होंगे? आई थिंक इट इज ऑलरेडी एन एक्ट बाय बीएसएफ यार। it is an already an act. Okay, another one is कि शोभा दानी का क्वेश्चन है, तमिलनाडु भी कोल पॉलिटिक्स खेल रहा है और आंध्रा ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, आपकी उस पर क्या टिप्पणी? देखो, जो जहां पर भी मिसमैनेजमेंट है वहां पर इस तरह का कोल पॉलिटिक्स होगी। आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। यही लोग थे जिनके आप नाम ले रहे हो, जिन्होंने बेड की प्रॉब्लम करी थी शॉर्टेज, जिन्होंने इंजेक्शन की शॉर्टेज करी थी, वैक्सीन की शॉर्टेज करी थी, हॉस्पिटल की शॉर्टेज करी थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज करी थी। ठीक है, मोदी सरकार ने पलट के जवाब नहीं दिया और ऑक्सीजन मुहैया कराई, अवेलेबल कराई, लेकिन पलट के ये भी तो पूछा जा सकता है कि आपके जो स्टेट रन हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपने वहां पर ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया? आप क्यों वहां पर सिलेंडर खरीदते हैं? क्योंकि सिलेंडर अगर आप खरीदेंगे तो आपका कमीशन मिलेगा। जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, जो भी हेड होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप सिलेंडर खरीदते हो तो नेचुरल है कमीशन सीएमओ तक जाएगा। लेकिन अगर आप गैस प्लांट लगा लोगे, ऑक्सीजन का प्लांट लगा लोगे, तो ऑक्सीजन के लिए तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा ना भाई। हवा में से ऑक्सीजन निकालने के लिए कमीशन किसको दोगे? इंद्र भगवान को दोगे या महादेव को दोगे? जी सर, एक क्वेश्चन था कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, अगर उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो इससे जो बिजली की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है फ्यूचर में। और दूसरा सर एक पॉइंट आई रिमेम्बर, एक शायद कोई एक्ट या लॉ आने वाला था, आई एम सॉरी आई कुडंट ब्रश अप ऑन दैट पार्ट, जिससे एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी विल कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये जो फ्री बिजली वाला जो लॉलीपॉप हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में अराउंड इंडिया घुमाया जाता है, ये कंट्रोल में आ जाएगा। मैम आप यही तो देखो ना, यही तो राजनीति है। मोदी सरकार को बदनाम करने के पीछे क्या है? जिस एरिया में रिफॉर्म करे गए हैं वहां पर बदनाम किया गया है, और जिस एरिया से अपना धंधा बंद होता है वहां पर मोदी सरकार को गाली दो ताकि अपना धंधा चलता रहे। तो ये राजनीति है। मैंने आपको बेसिक कोल का डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर कंजम्पशन का जो मैंने आपको बेसिक बताया है, इससे सरल भाषा मुझे नहीं आती। अगर आप वो बेसिक समझ लो तो आप इन चीजों में नहीं पड़ो। सर आई थिंक दैट्स इट। पर एक जो टॉपिक जिस पे कई व्यूअर्स कमेंट कर चुके हैं, दे वांट टू लिसन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन सिंघू बॉर्डर। आज का स्पेशली वीडियो जो था वो बहुत डिस्टर्बिंग था। ऐसा लगता है कि राक्षसों में और इंसानों में फर्क जो है ना वो मिटता जा रहा है। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट दैट वे। मैं लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि कृपया करके उछलना कूदना बंद कीजिए। 2-3 चीजें याद रखिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, मोदी और अमित शाह का सब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट हैं वो इस पे एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड का इलेक्शन मेक और ब्रेक इलेक्शन है कांग्रेस के लिए। और मैंने बहुत क्लियरली शब्द यूज करा था कि इट इज गोइंग टू बी ए ब्लडी इलेक्शन। अगर कांग्रेस यूपी नहीं जीत पाती है या भाजपा को मेजॉरिटी से नीचे नहीं रख पाती है तो 2024 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और एक चीज यहाँ और क्लियर कर लें, लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। देखो दोस्तों, कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ होता है
गांधी मुक्त भारत, गांधी मुक्त कांग्रेस, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं। अब मोदी जी ने ये चीज इस्तेमाल करी। अब मोदी जी परिवार पे डायरेक्ट अटैक थोड़ी ना करेंगे कि भाई हमें गांधी मुक्त कांग्रेस चाहिए। वो तो भाजपा भाजपा के हैं ना, तो वो तो यही कहेंगे कांग्रेस मुक्त भारत। पर जो कोशिशें हैं, जो राजनीति है, वो गांधियों को वापस बोरे में भर के और ऊपर एकदम सील लगा के और नदी में फेंकने की है, ताकि कांग्रेस फिर से साफ होनी शुरू हो जाए। और आप लिख के रख लो, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, चुप रहते हैं। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल में बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कमेंट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे सब लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। काहे के लिए कमेंट करें? ऐसी कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता हैं जो पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस गांधियों से मुक्त हो जाए। लोगों ने बोला था अरविंदर सिंह भाजपा में आ जाएंगे, दिग्विजय सिंह भाजपा में आ जाएंगे। मेरे लिए उससे उससे बढ़िया जोक उस दिन कोई था ही। ये दोनों जी कभी सर। कांग्रेस में नहीं आएंगे। जी सर। सॉरी, सौरभ चौधरी। भाजपा में नहीं आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। जी सौरभ चौधरी जी, आपका क्वेश्चन था रिपीट डिसलाइक कमेंट अगेंस्ट राइट विंग। जी सर, मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ। आप लोगों को आंखें और कान खुले रखने चाहिए, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए सो दैट यू नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। हाँ, एक जरूर मैं जरूर यहाँ पे बोलूंगी कि सर इफ आई मे टेक 2 minutes, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो लोगों के साथ होता है। कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, कुछ लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को यूज करके आपको भड़काते हैं, आपकी एनिमीज की तरफ पुश करते हैं। जो मैं जेन्युइन है जी गायत्री जी, मैं एक चीज आपने सर। पिछली बार भी बोली थी वीडियो हम्म। में, मैं आज बोलना चाहता हूँ बहुत सोच समझ के, और मुझे जी माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं। जी मित्रों, मैं एक चीज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गायत्री जी की चलिए बात नहीं करते, मेरा क्या उद्देश्य है? आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों के लिए लिखता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है? गायत्री जी मुझे पैसे नहीं देती। अपना यूट्यूब चैनल होने के बाद मैं उसे ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, स्ट्रैटेजी छोड़ के। मोनेटाइज मैंने कभी करा नहीं। टेलीग्राम पे पैसे मिलते नहीं, ट्विटर पे था तब भी पैसे नहीं मिलते थे। राजनीति में मैंने आपको लिख के दे रखा है कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। आज की डेट तक तो ये बात सच है। ना कोई पोस्ट लूंगा, ना कोई रोल लूंगा, ना भाजपा ज्वाइन करूंगा या किसी भी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। लोग बोलते हैं आईटी सेल। अरे भैया, आईटी सेल में तो आप तब जाओगे ना जब भाजपा के मेंबर होगे। मैं तो भाजपा का मेंबर भी नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है, सोचना, और मेरे जी टेलीग्राम चैनल पे जवाब देना कि गौरव प्रधान जी आपका उद्देश्य क्या है। जी। तो आई कंप्लीट माई पॉइंट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेन्युइन भी हो सकता है, पर आपको ये थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा जिनको आप जो आपको भड़काते हैं। आई विल नॉट नेम एनीबडी बिकॉज मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि आप वो जिन लोगों के अगेंस्ट में आपको भड़काते हैं वो कितना जेन्युइन है, कितना करेक्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे अभी रिसेंटली मुझे अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं, चलते हैं, उन्होंने मुझे आरएसएस के अगेंस्ट में वीडियो भेजा। उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ को मैं बर्दाश्त करती रही, तो जब आरएसएस का वीडियो भेजा तो मुझे वो अंदर से बहुत बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम लोग डायपर बदलना भी नहीं जानते थे, हमारे माँ बाप भी हमारे डायपर नहीं बदलते रहे होंगे, तब से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती, देयर इज नथिंग कॉल्ड 100%। मैथ्स के एग्जाम में 100% हो सकता है, बट इन लाइफ देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्सेप्शनल। 100% कुछ नहीं होता है। तो आपको एक जो आपके पास अवेलेबल कैटेगरीज हैं, आपको उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, किसने काम किया है, और आज कौन फुदक फुदक के बुराइयां कर रहे हैं। सो आई वुड से यू हैव टू यूज योर जजमेंट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप चुप रहते हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं, मोल्स वो भी होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू वर्क। इसमें कौन अच्छा है, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ज्ञान इतना बड़ा नहीं है। हाँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, एंड मे बी देयर इज वन पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट स्टार्ट पॉइंटिंग आउट फिंगर्स व्हेन आई नो कि नाउ कि
ये लोग गलत हैं, आई माइट डू दैट, बट ओनली व्हेन आई नो कि हाँ ये लोग गलत हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेना पसंद नहीं करूंगी। गायत्री बाकी गायत्री जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी सर, मैं सेंटिमेंटल नहीं हो रही हूँ, सॉरी सर। नहीं नहीं, एक मिनट। सर आई थिंक यू फ्रोजन अगेन। संदीप हंसारिया जी, आपके क्वेश्चन को मैंने इनडायरेक्टली आंसर कर दिया है। इनफिल्ट्रेशन विद द करप्ट with the help of corrupt people in BSF, as I said, no organization is perfect. अगर आप 500 की बात कर रहे हो, उसमें एक आध तो कोई ना कोई करप्ट निकलेगा ही। कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती है, आपको अपनी डोमिनेंट लोकेशन पे। कैटेगरी देखना पड़ता है। जी सर, आप फ्रीज हो गए सर, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। नाउ आई कैन हियर यू। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं 10 घंटे गाड़ी चला के अपनी लोकेशन पे पहुंचा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल अब डेड है। मेरा जी 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 निवेदन होगा, आप आखिरी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आज के लिए बंद कर दीजिए। घर पहुंच जी के फिर मैं आपसे अपनी डेस्क पे बैठ के फिर मैं आपसे 2 घंटे बात करूंगा। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं नाम भूल गई हूँ सर का। मैन्युफैक्चरिंग लाइफ, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कश्मीरी हिंदू एंड द श्रीनगर, नो सॉरी, कश्मीरी मुस्लिम एंड श्रीनगर मुस्लिम्स। एक प्रोग्राम करते हैं कश्मीर पे, और उसमें मैं इस चीज़ को डिफाइन करूंगा, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। और अभी सच बात, मेरी एनर्जी इतनी है नहीं। मैं मतलब आपने मेरे ऊपर डंडा मारा तो मुझे आना पड़ा, लेकिन और वो भी इसलिए आया हूँ क्योंकि मोबाइल टावर मेरे स्टैंड के सामने है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। इस पे बाद में बात करें अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी डेफिनेटली सर। और आपको दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको भी देश। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सबको विद सोचने की शक्ति दें, आपको समझने की शक्ति दें। आपको प्रभु श्री एनालाइज राम करना पड़ेगा अपने आसपास चीजों को। आप किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, बी अस और बी एनीबडी एल्स। प्लीज स्टार्ट एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग। बस मेरा यही सबसे निवेदन है, आप सब खुश रहिए, भारत सशस्त्र रहे। आज शस्त्र पूजा भी हुई थी, हमने भी करी थी। और बस कुंग-फू पांडा। जी सर, वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू वन फुल एपिसोड ऑन जो भी सिंगल बॉर्डर के आसपास हो रहा है, खालिस्तान इशू, सो दैट पूरी चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रखा जाए, मे बी बाय दिस वीकेंड और संडे के बाद, संडे जी सर। संडे की रात को मैं अपनी डेस्क पे वापस पहुंचूंगा, उसके बाद की। जी, सो थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम। इट वाज नाइस ज्वाइनिंग जय टुडे। हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद।